गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ये मैट्रिक्स का दूसरा लेक्चर है। पहला लेक्चर मैंने कल आप लोगों के लिए भेजा था, उसके आगे की चीज़ें हैं। मैं यहाँ आपको इंट्रोडक्शन कर रहा था टाइप ऑफ मैट्रिक्स का, मतलब ये जो मैट्रिक्स हैं कितने टाइप के होते हैं। तो कुछ डेफिनेशन मैंने कल पहले लेक्चर में, फर्स्ट लेक्चर में आपको बता दी। अब ये सेकेंड लेक्चर है। सेकेंड लेक्चर पर जो पहली डेफिनेशन है वो है ऊर्ध्वाधर आव्यूह। इसको बोलते हैं हम इंग्लिश में वर्टिकल मैट्रिक्स। तो देखो वर्टिकल मैट्रिक्स क्या होती है, इसकी एक पर्टिकुलर डेफिनेशन है, फिर हम समझेंगे। वर्टिकल मैट्रिक्स का मतलब हो गया जिसमें नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम से क्या हो, ग्रेटर हो, ज़्यादा हो। जैसे वह आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से ज़्यादा हो। नंबर ऑफ रो जो है वो नंबर ऑफ कॉलम से क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहलाता है। यहाँ पे मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया है। इस एग्जाम्पल में आप देखो, ये पहली रो है R1, ये दूसरी रो है, ये तीसरी रो है और ये चौथी रो मतलब पंक्ति। इसमें कितनी पंक्ति होगी, 4। अच्छा कॉलम देखो आप, पहला दूसरा तीसरा, 3 कॉलम, यानी 4 रो है और 3 कॉलम, यानी रो ज़्यादा है। तो इसलिए ये जो आव्यूह है, इस आव्यूह को हम लोग क्या बोलेंगे, वर्टिकल मैट्रिक्स यानी ऊर्ध्वाधर आव्यूह। ऐसे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आप लिख सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर और भी एक एग्जाम्पल लूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब इसमें देखो आप, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, 4 पंक्तियाँ। अच्छा स्तंभ कितने हैं, 1 2 और 3, यानी 3 स्तंभ है। तो पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से क्या है, ज़्यादा है। इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स है जो बनाई है हमने, ये मैट्रिक्स भी कैसी है, वर्टिकल मैट्रिक्स। मैट्रिक्स आप इसको इंग्लिश में बोलते हो, हिंदी में हम लोग इसको क्या बोलते हैं, आव्यूह। उसके बाद टाइप ऑफ मैट्रिक्स में अगला है वर्ग आव्यूह। नेक्स्ट जो है वो है स्क्वायर मैट्रिक्स। अच्छा स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, एक ऐसा मैट्रिक्स, एक ऐसा आव्यूह जिसके अंदर पंक्ति तथा स्तंभों की संख्या क्या हो, समान हो, जिसमें जितनी पंक्तियां हो उतने स्तंभ होने चाहिए। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स यानी कि वर्ग आव्यूह। यहाँ उसकी मैंने डेफिनेशन लिखी है। वैसे क्लास में तो क्या है मैं बोल के लिखा देता हूँ, लेकिन यहाँ पे क्या है मैं बोर्ड पर लिख के दे रहा हूँ आपको, तो इसे आपको कॉपी में ऐसे ही एज लिखना है। वह आव्यूह जिसमें पंक्तियों तथा स्तंभों की संख्या समान, इक्वल, बराबर, वर्ग आव्यूह कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल है, इसमें देखो आप, ये पहली पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति, ये पहला स्तंभ, ये दूसरा स्तंभ, यानी 2 रो है और 2 कॉलम है। इसका मतलब इसमें रो और कॉलम की जो संख्या है वो क्या है, इक्वल है, समान है, इसलिए ये वर्ग आव्यूह का एक एग्जाम्पल। ऐसे ये है, इसमें भी देखो आप 2 पंक्तियां हैं और 2 स्तंभ है, इसलिए ये भी क्या है, एक वर्ग आव्यूह है। ऐसे ये है, इसमें 3 पंक्तियां हैं और 3 ही स्तंभ है, इसका मतलब ये भी क्या है, एक वर्ग आव्यूह है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हम स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में यहाँ पे लिख सकते हैं। तो 2 डेफिनेशन क्लियर हो गई। एक ऊर्ध्वाधर आव्यूह क्या होता है, जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से क्या हो, ज़्यादा हो। वर्ग आव्यूह क्या होता है, ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्ति तथा स्तंभों की संख्या समान हो, उसे हम लोग बोलेंगे वर्ग आव्यूह। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट, नेक्स्ट डेफिनेशन है मुख्य विकर्ण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं लीडिंग डायगोनल। जो मैट्रिक्स होती है उसके अंदर 2 विकर्ण होते हैं। अच्छा जनरली आप मैट्रिक्स में जब भी पढ़ेंगे तो हम केवल मुख्य विकर्ण पर ध्यान देंगे, आगे की जितनी भी डेफिनेशंस हैं, क्वेश्चंस हैं, वो लीडिंग डायगोनल पर डिपेंड है। अच्छा डायगोनल 2 कैसे होते हैं, जैसे मान लो मैं इसी की बात करूं, इसकी बात करता हूं मैं, तो इसमें देखो एक तो डायगोनल ये है इधर वाला और एक डायगोनल ये है। या अगर आप इसकी बात करो तो इसमें देखो एक डायगोनल ये है और एक डायगोनल इसमें है। डायगोनल मतलब विकर्ण, एक विकर्ण ये हो गया इधर से और एक विकर्ण इधर से हो गया। अच्छा ऐसे ही मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल से इसको समझाया है, इस डेफिनेशन को, कि अगर इस तरह का कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें 3x3 का है, 3 पंक्तियां हैं, 3 स्तंभ है इसमें, तो इसमें आप देखो ये जो डायगोनल है, एक डायगोनल ये वाला है इधर से देखें तो, और एक डायगोनल ये वाला। आप इसमें से मुख्य किसे कहेंगे, इसे लीडिंग डायगोनल किसे कहेंगे आप, तो ये जो डायगोनल है ये वाला, ये आपका लीडिंग डायगोनल कहलाता है। आगे जितनी भी डेफिनेशंस आप पढ़ते हो या कोई क्वेश्चंस करते हो या प्रॉब्लम्स में आप इसको देखते हो, तो केवल मुख्य विकर्ण के बारे में ज़्यादा चर्चा की जाती है, क्योंकि लीडिंग डायगोनल पर डिपेंड डेफिनेशंस हैं सब। अच्छा जो दूसरा वाला विकर्ण है इसका
बारे में कोई क्वेश्चंस भी नहीं आपको मिलेगा। आप जितने भी क्वेश्चंस बुक में देखोगे या एग्जाम्पल सॉल्व करोगे वो सब इसी पे बेस्ड होंगे। तो यहाँ मैंने आपको ये 3 डेफिनेशन बताई। इसके बाद कुछ और टाइप्स के मैट्रिक्स हैं, उनको भी मैं आपको क्लियर करता हूँ और उसके बाद फिर हम इसकी प्रॉब्लम्स एक्सरसाइज की सॉल्व करेंगे। मैं आपको केवल एक्सरसाइज की प्रॉब्लम सॉल्व कराऊंगा, है ना, जो भी एक्सरसाइज है हमारी उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कराऊंगा और आप लोग जो एग्जाम्पल है बुक में उनको सॉल्व करेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी सॉल्व है। एक्सरसाइज यहाँ सॉल्व करेंगे मेरे साथ और एग्जाम्पल को आप खुद सॉल्व करेंगे, ठीक है। आप लोग इसे नोट कीजिए। टाइप ऑफ मैट्रिक्स में अगला टाइप है पंक्ति आव्यूह, या इसको क्या बोलते हैं आप, पंक्ति सदिश। इंग्लिश में बोलते हैं इसको रो मैट्रिक्स या रो वेक्टर। अच्छा, रो मैट्रिक्स रो वेक्टर क्या होता है? एक ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति हो। पंक्ति कितनी होनी चाहिए? एक। स्तंभ कितने भी हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं। तो ऐसे आव्यूह को हम लोग क्या बोलते हैं? पंक्ति आव्यूह। जैसे एग्जाम्पल है 4 3, इसमें देखो क्या है, एक रो है, एक ही पंक्ति है, स्तंभ कितने हैं? 1 और 2, इसलिए ये आव्यूह कैसा है? पंक्ति आव्यूह। ऐसे ये वाला एग्जाम्पल देखो आप, इसमें एक ही पंक्ति है, स्तंभ कितने हैं? 1 2 3 4, यानी इस आव्यूह का जो क्रम है, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज 1 क्रॉस 4। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो आप ऐसी सभी मैट्रिक्स को जिसमें एक पंक्ति होगी, स्तंभों की संख्या चाहे कितनी भी हो, उन सबको हम लोग क्या बोलते हैं? रो मैट्रिक्स, ठीक है। रो मैट्रिक्स बोलेंगे या रो वेक्टर बोलेंगे, अगर हिंदी में बोलेंगे तो आप पंक्ति आव्यूह बोलेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो ये जो स्पेशली जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये उन स्टूडेंट के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो 11th के बाद 12th में आए, जिन्हें ABCD नहीं पता मैट्रिक्स, ठीक है। जो जानते हैं पहले से उनके लिए इतनी ज़्यादा इसमें दिक्कत नहीं है, तो सब जानते हैं डेफिनेशंस क्या है। नेक्स्ट डेफिनेशन है स्तंभ आव्यूह, या आप इसको क्या बोलेंगे? स्तंभ सदिश, कॉलम मैट्रिक्स या कॉलम वेक्टर। अच्छा, इसमें क्या होगा? एक ऐसा आव्यूह जिसके अंदर केवल एक कॉलम हो। स्तंभ कितने होने चाहिए? एक, और पंक्तियां कितनी भी हो सकती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्तंभ आव्यूह। तो इसकी डेफिनेशन मैंने यहाँ लिखी है, वह आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ हो, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्तंभ आव्यूह। जैसे ये मैंने आपके सामने लिखा है 6 7, इसमें देखो एक ही कॉलम है। अच्छा, इसमें रो कितनी है? 1 और 2, 2 पंक्तियां हैं, लेकिन ये क्या कहलाएगा आपका? स्तंभ आव्यूह। ऐसे ये है, इसमें देखो एक ही स्तंभ है, पंक्तियां कितनी है? 1 2 3, ऑर्डर क्या हुआ? 3 क्रॉस 1, तो ये आपका क्या कहलाएगा? कॉलम मैट्रिक्स। यानी रो मैट्रिक्स तो होती है जिसमें केवल एक रो होती है, और कॉलम मैट्रिक्स होती है जिसमें केवल एक कॉलम। रो मैट्रिक्स को आप रो वेक्टर बोल सकते हो, कॉलम मैट्रिक्स को आप कॉलम वेक्टर भी बोल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट एक और है शून्य या रिक्त आव्यूह, इसको इंग्लिश में बोलते हैं जीरो और नल मैट्रिक्स। ये नल मैट्रिक्स क्या है? एक ऐसा आव्यूह जिसका हर एलिमेंट जीरो, एवरी एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स इज जीरो, तो उसको आप लोग क्या बोलेंगे? शून्य आव्यूह या रिक्त आव्यूह। तो यहाँ डेफिनेशन है, वह आव्यूह जिसका प्रत्येक अवयव शून्य हो, शून्य आव्यूह कहलाता है। इसे हम इस नोटेशन को से व्यक्त करते हैं। ये स्टैंडर्ड नोटेशन है, जहां भी आपको नल मैट्रिक्स का लिखना है कि सर ये नल मैट्रिक्स है, तो उसका हर एलिमेंट क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल लिख रहा हूं, मानो मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिख देता हूँ, 0 0 0 0, ये कैसी मैट्रिक्स है ना? इसका ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 2। इसमें एलिमेंट कितने हैं? 2 का 2 में गुणा करोगे 4 एलिमेंट। तो ऐसी सभी मैट्रिक्स जिसके प्रत्येक एलिमेंट अगर शून्य है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? शून्य आव्यूह बोलते हैं। तो यहाँ मैंने आपको 3 डेफिनेशन बताई, 3 अभी मैंने पहले आपको बताई, 3 ये बताई। इन तीनों डेफिनेशन में पहली है रो मैट्रिक्स, दूसरी है कॉलम मैट्रिक्स और तीसरी है नल मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स मीन्स जिसके अंदर केवल एक रो हो, कॉलम मैट्रिक्स मीन्स जिसमें केवल एक कॉलम हो, और नल मैट्रिक्स मीन्स जिसका हर एलिमेंट क्या हो? शून्य हो, ठीक है। नेक्स्ट और भी है कुछ टाइप, वो लिखाता हूँ आपको। नेक्स्ट टाइप है इकाई या तत्समक आव्यूह, इसको बोलते हैं यूनिट, और या फिर इसको बोलेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। वैसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स जनरली हम इसको यूज
करते हैं वर्ड। वह वर्ग आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव क्या होने चाहिए, 1 इकाई तथा अन्य शून्य इकाई आव्यूह का। एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स, अभी मैंने आपको बताया ना स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, वर्ग आव्यूह होता है जिसमें पंक्ति तथा स्तंभों की संख्या क्या होती है, समान होती है, दोनों बराबर होती है। तो एक ऐसा वर्ग आव्यूह हो जिसमें मुख्य विकर्ण पर, मुख्य विकर्ण मैं बता चुका हूं आपको अभी, मुख्य विकर्ण क्या होता है, ये वाला जो विकर्ण होता है ये मुख्य विकर्ण होता है। तो मुख्य विकर्ण पर क्या होना चाहिए, 1, और एनी अदर जो प्लेसेस ऑफ मैट्रिक्स है वो रिमेन वो 0 होनी चाहिए, 0 0, यानी इसका ऑर्डर क्या है 2 2। और इस मैट्रिक्स का जो नाम है वो क्या नाम है इसका, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसको बोलेंगे आप तत्समक आव्यूह। ऐसे ये इसका ऑर्डर क्या है 3/3, ये 3 पंक्तियां हैं इसमें और 3 स्तंभ हैं इसके अंदर, और इसके मुख्य विकर्ण पर क्या है 1 1, बाकी सभी प्लेस पे क्या है 0। तो ऐसे ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप और भी बना सकते हो, I3 की जगह पर I4 बना सकते हो। I4 में क्या होगा, 4 पंक्तियां हो जाएंगी, 4 स्तंभ हो जाएंगे। तो ऐसे सभी वर्ग आव्यूह जिनके प्रिंसिपल डायगोनल पर या लीडिंग डायगोनल पर 1 1 हो और रिमेनिंग प्लेसेस पर क्या हो 0, वो हमारा क्या कहलाता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है। उसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में तत्समक आव्यूह। ठीक है, नेक्स्ट टाइप विकर्ण आव्यूह, इसको बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। अच्छा, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है कि एक ऐसा आव्यूह जिसके प्रिंसिपल डायगोनल पर तो एलिमेंट हो, चाहे वो 1 1 हो चाहे कोई और हो, और बाकी रिमेनिंग प्लेसेस पर क्या हो 0 हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, विकर्ण आव्यूह। वह वर्ग आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के अवयवों को छोड़कर शेष सभी अवयव शून्य हो, केवल लीडिंग डायगोनल को छोड़कर बाकी रिमेनिंग प्लेसेस पर क्या हो 0 हो, तो उसको आप लोग क्या बोलोगे, डायगोनल मैट्रिक्स यानी विकर्ण आव्यूह। जैसे एग्जांपल मैंने यहाँ दिया, इसमें देखो ये प्रिंसिपल डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल पर क्या है 3 और 4, बाकी प्लेस पे 0 है, ऑर्डर इसका क्या है 2 क्रॉस क्रम 0। तो ये जो आव्यूह है, ये आव्यूह आपका क्या कहलाएगा, विकर्ण आव्यूह कहलाएगा। ऐसे ये अब देखो ये क्या है, तत्समक आव्यूह भी है, अभी मैंने आपको बताया ये तत्समक आव्यूह है क्योंकि इसके मुख्य विकर्ण पर प्रत्येक अवयव क्या है 1 है। ठीक है, और इस तत्समक आव्यूह को आप लोग क्या बोल सकते हो, विकर्ण आव्यूह भी बोल सकते हो, यानी कोई भी तत्समक आव्यूह विकर्ण आव्यूह भी हो, क्योंकि मुख्य विकर्ण पर चाहे एलिमेंट समान हो चाहे अलग अलग एलिमेंट हो, और बाकी बचे हुए स्थानों पर अगर 0 है तो हम उस आव्यूह को क्या बोलते हैं, विकर्ण आव्यूह यानी कि डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, ये 2 टाइप हो गए। नेक्स्ट और टाइप में आपको लिखाता हूं। नेक्स्ट टाइप है अदिश आव्यूह यानी स्केलर मैट्रिक्स। वह वर्ग आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव बराबर हों तथा अन्य सभी अवयव शून्य हो, अदिश आव्यूह कहलाता है। स्केलर मैट्रिक्स इसे कहेंगे आप, जो प्रिंसिपल जो लीडिंग डायगोनल है या प्रिंसिपल डायगोनल है, उस लीडिंग डायगोनल पर आने वाला प्रत्येक एलिमेंट क्या होना चाहिए, एक सा होना चाहिए। जैसे यहाँ देखो आप, यहाँ लीडिंग डायगोनल पर 3 आ रहा है, यहाँ 3 3, इस पूरे लीडिंग डायगोनल पर क्या है, मुख्य विकर्ण पर 5 है, बाकी सब 0 है। तो ये दोनों जो आव्यूह हैं ये कैसे हैं, अदिश। अच्छा, अगर यहाँ 5 के स्थान पर 1 आ जाता 1 1 1, तो ये क्या बन जाता, तत्समक आव्यूह बन जाता, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाता। तो अदिश आव्यूह होता है, स्केलर मैट्रिक्स होती है जिसमें लीडिंग डायगोनल पर मुख्य विकर्ण पर जो अवयव होते हैं वो समान होते हैं, सभी 1 से होते हैं, और बाकी सभी 0 होते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल और भी लिख सकते हो। ऐसे ही नेक्स्ट चलेंगे आप, त्रिभुजीय आव्यूह, ये बोलते हैं आप ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये 2 तरह की ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है, एक होती है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और एक होती है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो पहला है ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स किसे कहेंगे आप, वह वर्ग आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के नीचे सभी अवयव शून्य हो, जो लीडिंग डायगोनल है इसके नीचे जितने भी एलिमेंट हैं ये सभी क्या होने चाहिए, आपके 0 होने चाहिए, ये 0 होने चाहिए। तो लीडिंग डायगोनल के नीचे एलिमेंट है ये 0 है, और इस लीडिंग डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट चाहे कुछ भी हो। तो ऐसा आव्यूह जिसका मुख्य विकर्ण के नीचे वाले जो अवयव हैं अगर वो 0 है तो उस आव्यूह को हम लोग क्या बोलेंगे,
ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह। इसी तरह से आप इसके नीचे एक डेफिनेशन और लिखेंगे अपने आप। इस ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह के बाद आएगा निम्न त्रिभुजाकार आव्यूह, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, अब लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में केवल क्या चेंज होगा कि जो लीडिंग डायगोनल है अगर उसके नीचे सभी जीरो हैं तो ये क्या कहलाएगा, ऊपरी। और अगर इस लीडिंग डायगोनल के ऊपर सभी अवयव जीरो हैं तो वो क्या कहलाएगा, निम्न। अगर निम्न का यहाँ एग्जांपल अगर देना हो आपको तो ऐसे लिखा जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा ये आपका 3 0 0 4 5 0 6 7। अब आप देखो ये लीडिंग डायगोनल, इस लीडिंग डायगोनल के ऊपर वाले जो एलिमेंट हैं, इसके ऊपर वाले वो सभी क्या है, जीरो। तो अगर मुख्य विकर्ण के ऊपर वाले एलिमेंट जीरो हैं तो वो क्या कहलाएगा, यहाँ पे ऊपरी के स्थान पर केवल क्या करना है, निम्न करना, हो जाएगा निम्न त्रिभुजाकार आव्यूह। और अगर आपका नीचे वाले सभी जीरो हैं तो वो क्या हो जाएगा, ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह। तो ये दो टाइप की त्रिभुजाकार आव्यूह होते हैं, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है। इन दूसरी टाइप की जो डेफिनेशन है उसको आप अपने आप लिखेंगे, केवल क्या चेंज करना है उसमें, मान यहाँ लिखना है ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह की जगह पर दूसरी के प्लेस पर क्या करना है, निम्न। यहाँ हो जाएगा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। वह वर्ग आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के नीचे की जगह पर हो जाएगा ऊपर, सभी अवयव क्या हो, शून्य हो, ऊपरी की जगह पर हो जाएगा निम्न त्रिभुजाकार आव्यूह कहलाता है। ठीक है, ये दोनों टाइप हो गए। अब इसके बाद यहाँ डेफिनेशन पूरी होगी आपकी, आपने मैट्रिक्स क्या होता है उसकी डेफिनेशन पढ़ ली। ठीक है, मैट्रिक्स कितने टाइप की होती है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया, वर्ग आव्यूह क्या होता है उसके बारे में बता दिया, मुख्य विकर्ण क्या होता है उसके बारे में बता दिया, और मैंने आपको ये बता दिया कि किसी आव्यूह की कोटि हम कैसे पता करते हैं, पंक्तियों की संख्या गुणा स्तंभों की संख्या, आप क्या लिखते हो उसकी आव्यूह की कोटि। ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। इनको पढ़ने के बाद अब यहाँ से आगे जस्ट आप चलेंगे तो आपकी जो पहली एक्सरसाइज है 3.1 वो स्टार्ट होगी। उस एक्सरसाइज की प्रॉब्लम्स कुछ करेंगे हम 2-4 यहाँ पे, फिर उसके बाद एग्जाम्पल जो बुक में सॉल्व हो रहे हैं आप लोग बुक की हेल्प से अपने आप कोशिश करेंगे जितने आपसे हो जाए। ठीक है, और अभी मैं आपको यहाँ एक दो एग्जाम्पल और बताता हूँ, फिर आप उसके आगे के जितने भी 1-2-4 सॉल्व कर सकते हो वो सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज की प्रॉब्लम पूरी मैं सॉल्व कराऊंगा ऐसे ही ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से, और बाकी प्रॉब्लम्स को आप एग्जाम्पल्स को आप खुद करेंगे। और अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप मुझे पूछिए। DIMP स्कूल के सभी बच्चे लगभग सबके पास मेरा मोबाइल नंबर है, और नहीं है तो मैंने लेक्चर 1 में लिखा है, ऊपर आप देख लेना लेक्चर 1 में मैंने ऊपर इसके सारा सूत्र में नंबर लिखा हुआ है, तो उस नंबर पर आप मुझे पूछ सकते हो कोई भी छोटी मोटी प्रॉब्लम है। और बाकी जब हम ऑफलाइन होंगे, जब क्लास आप पढ़ने आओगे हम बोले, तो उस समय पे मैं आपकी ये सभी समस्याएं जो भी आप यहाँ पे इकट्ठा करोगे ऑनलाइन के बाद साथ, उन सबको एक साथ क्लास में आपके सामने सोल्व करूँगा। ठीक है, तो इसके बाद आपको क्या करना है, एक्सरसाइज 3.1 उसकी प्रॉब्लम्स को सोल्व करना है। हाँ, तो टाइप ऑफ मैट्रिक्स बता दी मैंने, आपको डेफिनेशन बता दी। इसके बाद मैंने बताया मैं आपको एक्सरसाइज सॉल्व कराऊंगा। तो ये एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 3.1 यानी मैट्रिक्स की पहली एक्सरसाइज। ठीक है, उसका मैं यहाँ क्वेश्चन लिख देता हूँ क्योंकि आप बुक से पढ़ाते हैं तो एक अलग बात होती है। यहाँ पे मैं आपको प्रॉब्लम लिख दे रहा हूँ, आप अपनी बुक अपने पास जरूर रखें, आप देखते रहें कि ये प्रॉब्लम है कि नहीं। तो एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन है, यदि आव्यूह कैपिटल AIJ 2x4 हो तो A में अवयवों की संख्या लिखो। कल मैंने आपको क्वेश्चन बताया था इस टाइप में, लेक्चर 1 आप देखना उसमें पूरा लिखा होगा। तो अगर ये आव्यूह है तो आपको यहां से इसका ये पता चल रहा है कि किस क्रम का है, यानी इसका ऑर्डर क्या है, क्या ऑर्डर है इसका 2x2। तो इसके अंदर अवयवों की संख्या कितनी होगी, जो ऑर्डर होता है इसका गुणा कर देते हैं आप, यानी अवयवों की संख्या कितनी होगी, अवयवों की संख्या इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो 2x4 यानी हो गई 8। यानी इस आव्यूह में कितने अवयव होंगे, 8 अवयव होंगे। दूसरा क्वेश्चन है 4x4 का इकाई आव्यूह लिखिए। एक ऐसा आव्यूह लिखना है जिसका ऑर्डर क्या हो 4x4 यानी उसके अंदर 16 अवयव होने चाहिए। ठीक है, 4x4 का मतलब हो गया 4 पंक्ति होनी चाहिए उसके अंदर और 4 ही क्या होनी चाहिए, स्तंभ होने चाहिए। तो ऐसा एक आव्यूह आपको लिखना है, और वो क्या होना चाहिए, इकाई आव्यूह होना चाहिए, वर्ग आव्यूह। इकाई आव्यूह की जो डेफिनेशन होती है
उसके लिए क्या होना चाहिए, वो वर्गाकार होना चाहिए। तो यहाँ वर्ग है, 4×4 का है तो वर्गाकार है, क्योंकि पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या समान है। और इकाई है तो क्या होना चाहिए, उसके मुख्य विकर्ण पर यानी लीडिंग डायगोनल पर 1 1 होना चाहिए और बाकी सभी एलिमेंट क्या होना चाहिए, 0। तो आप यहाँ पर कैसे लिखेंगे, I4 इस तरह से 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 और 0 0 0 1। ये आगे बन गया। इसमें देखो 1 2 3 4 रो हो गए और ये 4 कॉलम हो गए, यानी वर्गाकार हो गया 4×4 का। और कैसा होना चाहिए, इकाई तत्समक। और तत्समक आगे क्या होता है, जिसके मुख्य विकर्ण पर 1 हो और बाकी सभी एलिमेंट क्या हो, 0। इसका मतलब ये आपका सॉल्व हो गया। एक पहला क्वेश्चन हो गया, ये दूसरा है। ऐसे ही तीसरा क्वेश्चन है, इसको समझना आप प्यारा। थर्ड क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि ये दो मैट्रिक्स हैं जो कि आपस में एक दूसरे के बराबर हैं, इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो कितना है, 2 पंक्तियां हैं इसमें और 2 स्तंभ हैं, यानी 2×2। और इसका ऑर्डर क्या है, 2×2। यानी इन दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर समान है, यानी बीच में लिखा हुआ है कि बराबर है। तब आपसे कह रहा है तो a का मान ज्ञात कीजिए। तब आपको a की वैल्यू बतानी है कि वैल्यू ऑफ a क्या होगा। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो इन दोनों की तुलना कर देंगे बस सीधे सीधे। और मैट्रिक्स की तुलना कैसे करते हो आप, जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होते हैं उनको आप बराबर रख देते। जैसे ये है मैट्रिक्स, तो मैंने इसको सॉल्यूशन में लिखा है यहाँ पे k + 4 1 3 k - 6 ये इक्वल है a - 1 3 -। अब आप कंपेयर करो तो देखो इसकी तुलना इससे करोगे सीधा, यानी कि k + 4 = आ गया a। इसको बना दो समीकरण 1, इक्वेशन 1। इन दोनों मैट्रिक्स की कंपेयर की हमने, इसके पहले एलिमेंट को पहले के बराबर रखा तो ये जो वैल्यू आ गई ये इक्वेशन बन गई। ऐसे यहाँ पर देखो k - 6 ये यहाँ पर 1 नहीं होगा, इसमें यहाँ भी नहीं होगा इसमें। यहाँ पे k - 6 और ये एलिमेंट क्या है, -4, यानी कि k - 6 = आ गया -4। ये आपका हो गया सेकंड इक्वेशन। अब इस सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करो आप पहले। ये -6 है, इसको उधर ले जाएंगे इक्वल से तो प्लस हो जाएगा, यानी k = -4 + 6। k की वैल्यू कितनी आ गई, इस k की वैल्यू को कहां पुट करना है, इक्वेशन 1। यानी आपको पुट k = 2 इन इक्वेशन 1 बी है। करो जरा वो, यानी k के प्लेस पर रखना है 2 + 4 = 8, यानी 6 a की वैल्यू क्या होगी, 6। ठीक है, ये 2-3 प्रॉब्लम है। एक्सरसाइज 3.1 से स्टार्ट किया मैंने। पहले मैंने आपको पूरा इंट्रोडक्शन बताया मैट्रिक्स का, सारी डेफिनेशन बताई। उसके बाद मैंने आपसे क्या कहा था, मैं आपको एक्सरसाइज सॉल्व कराऊंगा और एग्जाम्पल्स को आपको सॉल्व करें और कोई प्रॉब्लम आएगी तो मुझे पूछें। तो एक्सरसाइज 3.1 की पहली प्रॉब्लम है, इसका आंसर ये है, ये इसका आंसर है। ये दूसरी प्रॉब्लम है, इसका आंसर ये है। और जो थर्ड प्रॉब्लम है उसमें ये 2 आव्यूह हैं, बराबर हैं दोनों, तो आपको a का मान ज्ञात करना है। तो दोनों की तुलना कर दी हमने, k - 4 को इक्वल रखा a के इक्वल रख दिया। एक बार k - 6 को इक्वल रखा -4 के इक्वल रख दिया। इस सेकंड इक्वेशन को सॉल्व किया। इस -6 को आप बराबर से उधर ले जाएंगे तो ये +6 हो जाएगा और +6 में से -4 करेंगे तो यहाँ पे 2 बचेगा। तो k का जो मान है वो कितना आ गया, 2 आ गया। इस k की वैल्यू को हमें इक्वेशन 1 में पुट करना है। तो k की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट किया आपने, k के प्लेस पे क्या रखा, 2। तो 2 + 4 = a, यानी 4 और 2 क्या हो गए, 6। तो a की वैल्यू क्या आ गई, 6। ये आपका आंसर। ये तीनों प्रॉब्लम एक्सरसाइज 3.1 की है। आपको अपनी जो कॉपी बना रहे हैं, आपने स्टार्ट किया आपने लेक्चर 1 से, उसी में इसको कंटिन्यू करना है। और इन तीनों प्रॉब्लम को जैसे एज इट इज मैंने पहले क्वेश्चन लिखा है, ये मैं उन विद्यार्थियों से कह रहा हूँ जो 11वीं के बाद 12वीं में आए हैं। और ये जो पढ़ाई है जो यहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ, ये ज्यादा काम की उन्हीं के लिए है। भाई जिन्होंने पढ़ रखा है उनको एक अलग तरीके से पढ़ाना पड़ेगा, उनको पूरा ऐसे समझाना नहीं है एक चीज।
लेकिन आप लोग क्योंकि अभी 11th के बाद 12th में आए हैं, तो आप लोगों को इसकी एक एक चीज को समझ के चलना है और एक एक प्रॉब्लम को मैं यहाँ पे बोर्ड पर आपको सॉल्व कराऊंगा। आपको इसको फेयर कॉपी में अच्छे तरीके से बनाना है और जब आप कल स्कूल आएंगे तो आप मुझे ये चीज चेक कराएंगे, ठीक है, कि हमने सर ये बनाया था, आपने जो जो काम हमें दिया था वो हमने किया है पूरा, और ये हमारा काम। ऐसा कोई विद्यार्थी नहीं है कि केवल कान में लीड लगा के और मोबाइल लेके पड़े हुए हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो इससे कोई फायदा होने वाला नहीं, क्योंकि मैथमेटिक्स, फिजिक्स ये सब ऐसे सब्जेक्ट हैं कि इनको पढ़ने के लिए हमें पेन, पेंसिल और एकदम बैठ के स्ट्रेट पढ़ाई करनी होती है। ऐसा नहीं है कि आप केवल सोते हुए गाने की तरह इसको सुनो, कोई फायदा नहीं है इससे। आपको क्या करना है, इसको आपको बाकायदा अपना पेन, पेंसिल लेके बैठना है और जो जो चीज मैं समझा रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि क्लास की तरह बताऊं, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत जो भी कमी है वो बाद में हम पूरा कर लेंगे। लेकिन जो मैं बता रहा हूं उसको आपको अभी फिलहाल में इसी तरीके से बनाना है। और अगर कोई डाउट है, कोई बात है, तो आप मुझसे बात करके पूछ सकते हो, मैंने आपको बता ही दिया है। और इस पूरी एक्सरसाइज के एक एक प्रॉब्लम को मैं आपको इसी तरीके से बोर्ड पे यहाँ सॉल्व कराऊंगा। तो ये तीनों प्रॉब्लम आप आज बुक में करेंगे अपनी कॉपी में, और एग्जाम्पल जो है उनको आप खुद करने की कोशिश करते हैं। जो एग्जाम्पल नहीं आएगा, आपसे नहीं होगा, वो मैं सॉल्व करा दूंगा, लेकिन पहले कोशिश आप ये करेंगे कि आप एग्जाम्पल्स को खुद करें। आप ये मान के चलो कि मैं आपके सामने हूँ और क्लास की तरह पढ़ाई हो रही है। अगर आप ऐसा करोगे तो आप डेफिनेट मैथमेटिक्स में घर बैठ के भी ऑनलाइन तरीके से सीख सकते हो। पर अगर केवल कान में नींद लगा के आप पढ़े हुए हो तो इस वीडियो लेक्चर से आपको कोई फायदा होने वाला नहीं है, कुछ समझ में नहीं है, क्योंकि मैथमेटिक्स में आपको पढ़ना पड़ता है, पेन, पेंसिल, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, आपको लिख के देखना पड़ता है, ठीक है। तो ये सभी डेफिनेशन को लर्न करना है और लिखना है कॉपी में, और इन तीनों क्वेश्चंस को आपको अपनी पेयर कॉपी में करना है, ठीक है।